अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज फर्स्ट डे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में बारी है 2019 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। सो वन बाय वन सॉल्व करेंगे और लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। स्टार्टिंग विद 2019 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। द नंबर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है क्योंकि दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जो जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इट मीन्स ये तीनों सिग्निफिकेंट है। राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब डेसिमल लगा हो, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इधर आ जाइए, 3 सिग्निफिकेंट है लेकिन ये चारों जीरोस राइट साइड पर आ रहे हैं, डेसिमल नहीं लगा हुआ। इट मीन्स के चारों सिग्निफिकेंट नहीं है। सो देर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर अगर आए 3 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है और दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जितने भी जीरोस आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो 3 4 5 इधर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब आ जाओ पहले वाले पार्ट पे। 3 सिग्निफिकेंट है, 9 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है और ये वाला 1 भी सिग्निफिकेंट है। और राइट साइड वाले जीरोस तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब डेसिमल लगा हो, जो कि लगा हुआ है। इट मींस दिस जीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो यही वो नंबर है जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोग को नजर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 3.01 10 raised to the power 23 molecules ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। अब बात चाहे हाइड्रोजन की हो या किसी की भी हो, बात यह कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम तो मुझे पता होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का आपको मालूम है, इधर मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 वाली बात समझा रहा हूं। एक मोल के अंदर कितने 6.023 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अभी जो हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है वो इसके आधे हैं, यानी कि आधे मोल के अंदर कितने होंगे? आधे मोल के अंदर होंगे 3.01 10 रेज टू दी पावर 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं। पूरा लिख दो इधर, मॉलिक्यूल्स। इधर ही मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ही हैं, आधे। ठीक है, अब बात जो हमें याद रखनी होती है, एक मोल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो करता है 22.4 डीएम क्यूब। तो इसका मतलब आधा मोल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? वो हो जाएगी 11.2 डेसीमीटर क्यूब। इसी वजह से राइट आंसर होगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। याद रखो, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो ना। ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट से अगर आप इसको डिवाइड कराओगे तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने, यानी कि जो आधे मोल में निकाले। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएंगे कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको आप डिवाइड करा दो एवोगाड्रोस कांस्टेंट से, जो 6.023 10⁻23 होता है, तब भी आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। आइडियल गैस ओबे करती है गैस लॉस को। आइडियल गैस की डेफिनेशन ही ये है कि एक ऐसी गैस जो कि हर टेम्परेचर हर प्रेशर के ऊपर ओबे करे गैस लॉस को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, जनरल गैस लॉ को, उसे आइडियल गैस कहते हैं। दैट्स व्हाई राइट आंसर होगा यहां पर ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स। सब्लिमेशन कहते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको बाकी बातें ही बता दूं। अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है, ये जो एवोपरेशन है, ये लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में या वेपर्स में, आप ऐसे समझ जाइए, तो उसको एवोपरेशन कहते हैं। कंडेंसन जो है, कंडेंसेशन जो है, इसी का उलट होता है कि जब वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। लेकिन डायरेक्ट कन्वर्जन जो है वो सब्लिमेशन कहलाती है, जिसमें हम डायरेक्टली सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कैपिलरी रिएक्शन ऑफ द लिक्विड इज ड्यू टू। कैपिलरी रिएक्शन का मतलब होता है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज हो जाना लिक्विड का, वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, याद अगर मैं आपको दिलाऊं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर जो है लेट से कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, कंप्लीटली इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और फिर इसके अंदर मैं एक कैपिलरी ट्यूब को अगर इंसर्ट कर देता हूँ, एक छोटी सी पतली सी ट्यूब को, तो जो लिक्विड है जो मैंने ब्लैक से शो करा है, ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो राइज हो जाता है, ऊपर तक आ जाता है। तो ये जो ऊपर तक आना है इसी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन, जिसकी वजह से हमने देखा था कि ब्लॉटिंग पेपर जो है
उसके अंदर जो इंक है वो फैलती है, वो इसी वजह से ही होता है, या टिश्यू पेपर के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, n प्लस एल वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल, ये मिसप्रिंट हुआ है, इट इज 5d ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं आपको बात बताऊं तो 5d लिखा हुआ है, ठीक है, और वैल्यू मुझे निकालनी है n प्लस एल। सारी बात अगर मैं रिपीट करूं तो आप देख सकते हो n की वैल्यू तो यहां से पता लग जाती है, ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू होती है n की, और l की वैल्यू जो है वो इससे पता लगती है। कैसे पता लगती है? एस पी डी एफ। अगर मुझे l की वैल्यू चाहिए तो s ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू होती है ये होती है बराबर 0 के, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और f के लिए जो है वो 3 होती है। तो इसका मतलब 5 तो यहां से मिल गया, n की वैल्यू कितनी मिल गई? n की वैल्यू आ गई 5 प्लस l की वैल्यू देखो इधर लिखा हुआ क्या है? d लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है तो d का मतलब वैल्यू आएगी 2, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। इट मीन्स जो 5d ऑर्बिटल है उसकी जो वैल्यू होती है n प्लस एल की वो होती है 7। इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 7। Question number 7. The color has the shortest wavelength in the visible spectrum of light. Shortest wavelength यानी कि highest frequency, और वो violet कलर की होती है। अगर हम visible spectrum की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो visible spectrum क्या है? आप इसे याद रखेंगे विब गियोर से, ठीक है। व्हाट इज आर? आर हो गया रेड, ये हो गया हमारे पास ऑरेंज, ऑरेंज के अलावा हो गया इधर येलो, ठीक है, येलो के बराबर में आ गया ग्रीन, ग्रीन के साथ आ गया ब्लू, ब्लू के साथ आ गया हमारे पास इंडिगो, एंड फाइनली हमारे पास आ गया वॉयलेट। ये जो भी हमने लिखा है ये हमने लिखा है इंक्रीजिंग वेवलेंथ पर, ऐसे वेवलेंथ बढ़ रही है। जो हाईएस्ट वेवलेंथ आपको मिलेगी वो मिलेगी रेड की, जो लोएस्ट वेवलेंथ मिलेगी वो आपको मिलेगी वॉयलेट की, यानी कि पर्पल कलर की, ये लिखा हुआ है वॉयलेट, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या कहा, हमने कहा हमसे पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो याद रखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर्पल या वॉयलेट कलर की होती है, और वो यहां पर हमने उसको मार्क कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस सीरीज ऑफ लाइंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। अब एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो सीरीज डिसाइड नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जंप कर रहा है वो डिसाइड करता है सीरीज को। तो यहां पे कुछ भी गिवन हो, चौथा हो, आठवां हो, जो भी हो, आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है फाइनल ऑर्बिट को। याद रखिए फाइनल ऑर्बिट डिसाइड करता है कि जो सीरीज है वो कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें दिया हुआ है, तो सीरीज याद रखनी है लेमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट और पी फंड। लाइमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट और पी फंड या पॉलीफंड सीरीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप करता है तो लेमन सीरीज होती है, किसी भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, ये एनएफ की वैल्यूज बता रहा हूं मैं फाइनल ऑर्बिट की। अगर तीसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो पैशन सीरीज होती है, चौथे ऑर्बिट में जंप करता है तो ब्रैकेट सीरीज होती है, और पांचवें ऑर्बिट में जंप करता है तो पॉलीफंड सीरीज होती है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं चौथे से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो एनआई तो देखना ही नहीं है, फाइनल ऑर्बिट देखना है। फाइनल ऑर्बिट का मतलब बेलमर सीरीज है क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं ये हमें मालूम करना है, ठीक है जी। तो इसके पीछे की लॉजिक भी आपको समझा दूं। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद ही है कि आपको लॉजिक्स समझ में आ जाए, बाकी तो इजी हो जाएगा। देखिए कोई भी एक ऑर्बिटल अगर होता है ना तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन के अंदर हम एकोमोडेट कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल एक, इसके अंदर कितने आ सकते हैं? इसके अंदर आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे दूसरे ऑर्बिटल की यानी कि पी ऑर्बिटल की, तो पी होता है 3 एक्सिस में, ठीक है। 3 एक्सिस में होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हर एक के अंदर अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं तो टोटल कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए पी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। एसपीडी, डी में आ जाओ, डी होता है 5 एक्सिस में। 5 एक्सिस का मतलब हो गया हर एक एक्सिस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के अंदर आ जाएंगे,
1 2 3 4 और ये आ गया 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए? 5 है तो कितने, 2 2 करके हो गए, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट। ठीक है, फिर SPDF, ठीक है, ये होता है 7 एक्सिस के अंदर, और 7 एक्सिस का मतलब हो गया दो, हर एक एक्सिस के अंदर दो दो अकोमोडेट हो रहे हैं, 4 5 6 7, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई फॉर्मूला कुछ रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक याद रखनी है कि कितने एक्सिस के अंदर है। S एक एक्सिस के अंदर है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P 3 एक्सिस में होता है तो हर एक्सिस में 2 2 करके 6 हो जाएंगे, 5 एक्सिस के अंदर D हो रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और F में 7 एक्सिस होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई राइट आंसर होगा 14। नंबर 10, दिस हाइड्रोजन हैलाइड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये इसमें हाईएस्ट आयनिक करेक्टर पाया जाता है। तो कुछ भी नहीं, बस इसको याद रखना है आपने। दिस मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डायपोल मूवमेंट जीरो होती है? तो जो टेबल बना हुआ है उस टेबल के अंदर सबकी वैल्यूज हैं, उसमें से आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो है, और इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो होने की वजह भी इसकी जो सीरीज है, जो इसकी अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। कार्बन और दोनों तरफ ऑक्सीजन आता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप इसकी मूवमेंट देखो तो यहां पर होता है कार्बन और यहां पर आ रहा है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब जो डायपोल मूवमेंट यहाँ पर बनती है वो किस किस्म की बन रही है? डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसकी जो डायपोल मूवमेंट है और इसकी जो डायपोल मूवमेंट है दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो इसकी डायपोल मूवमेंट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के। इस वजह से एंगल पे डिपेंड कर रहा है। उसी लिहाज से अगर कोई दूसरा एलिमेंट होता जिसमें कुछ एंगल बन रहा होता तो यकीनन फिर डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती। और वो टेबल आपने याद रखना है। एक डी बाई बराबर होता है एग्जैक्ट वैल्यू 3.335 10 रेज टू द पावर -30 कूलम मीटर। एग्जैक्ट वैल्यू है डी बाई की, तो इसको आपने याद रखना है। डायपोल मूवमेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, 1 जूल बराबर होता है कितने कैलोरीज के? अब इसको बिल्कुल जहन के अंदर रखना है कि इसका मकसद क्या बन रहा है कि 1 जूल कितने कैलोरीज के बराबर आ रहा है। तो कैलकुलेट करवाएं। क्वेश्चन नंबर 12, एक कैलोरी जो है वो बराबर होता है 4.2 या 4.14 एग्जैक्टली कहा जाए तो जूल्स के बराबर होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 1 जूल कितने कैलोरीज के बराबर होगा, तो 1 जूल की वैल्यू निकालने के लिए 1 डिवाइड बाय 414 करना पड़ेगा, कैलोरीज आ जाएगा। सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि 1 जूल की वैल्यू चाहिए तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ। सो अगर मैं 1 को डिवाइड कराता हूँ 1 डिवाइड बाय 4.14, तो ये बराबर आता है अप्रोक्सीमेटली 0.24 कैलोरीज के। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 1 जूल कितने कैलोरीज के बराबर है। डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, लेकिन आमतौर पे ये 4.2 वाला कॉमन होता है, इस वजह से मैंने आपको इस तरीके से ही बताया। तो ये आगे वैल्यू 0.24 हमारा आ रहा था, 0.39 अप्रोक्सीमेटली है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन से रिएक्शन के अंदर जो Kp है वो Kc से बड़ा होगा? अब Kp Kc से बड़ा होगा ये कैसे पता चलेगा? तो आपने देखना होगा नंबर ऑफ मोल्स को कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, बराबर है कि ज्यादा है। देखिए यहां पर एक और एक रिएक्टेंट के अंदर आपको नजर आ रहा है 2 मोल्स हैं, एक और एक 2, और बन भी 2 रहे हैं, तो दोनों बराबर है। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन पर आते हो तो 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल, ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, 3, और प्रोडक्ट के अंदर हमें 2 नजर आ रहे हैं, यानी कि कमी हो रही है। ठीक है, ग्रेटर नहीं होगा, प्रोडक्ट में ज्यादा आने चाहिए। इस वाले को अगर देखें तो 2 इधर हैं और इधर 1 है, फिर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। वाहिद एक रिएक्शन ऐसा आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 नंबर ऑफ मोल है PCl5 के साथ, यहाँ पर इसका 1 मोल हो गया, इसका 1 मोल हो गया, तो इसका मतलब 1 मोल 2 मोल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन में Kp इज ग्रेटर देन Kc होता है। सीधा सीधा रिएक्शन आपने देखना है कि कहां पर प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर इजाफा हो रहा है, और वो यही वाला रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो Kp इज ग्रेटर देन Kc। यूनिवर्सल इंडिकेटर इन एसिड गिवन रेड कलर देता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है एसिड में रेड कलर देता है, तो ये तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन K2MnO4, कौन सा था ये? 16 था। ठीक है, K2MnO4 में हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए।
तो अगर मैं पोटेशियम से स्टार्ट करता हूँ तो पोटेशियम के लिए आ गया हमारे पास कितना, टोटल आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल इससे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का आ गया -2। ठीक है, और कितना है ये, इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 से। फिर आ रहा है प्लस, Mn की जगह पर x लिख देंगे जो हमें फाइंड करना है, और पोटेशियम का ऑलरेडी हमें पता है 1 होता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है 2। ठीक है, तो ये +1 होता है ना, ये +1 है, तो +1 का मतलब हो गया 2 इंटू 1 प्लस का 2 x आ गया, और ये कितना हो गया 4 2 जार माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 8 ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और वैल्यू क्योंकि हमें x की चाहिए तो x बराबर आ जाएगा 6 के। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली कुछ के ही पता होते हैं हमें, जैसे ऑक्सीजन और पोटेशियम का कंफर्म है तो मैग्नीज का पता लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6, प्लस का 6 आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 17, जो पाउडर्ड सॉलिड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है अपने चंक्स के लिहाज से, क्यों क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। अगर मैं चंक्स में ब्रेक कर दूं, एक तो सॉलिड है बिल्कुल मतलब एक पाउडर हो गया और एक हो गया छोटे छोटे पीसेस में, तो जो पाउडर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव इस वजह से होता है क्योंकि पाउडर अपने चंक्स के लिहाज से यानी छोटे छोटे टुकड़ों के लिहाज से ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना ही सब्सटेंस रिएक्टिव होता है, जिस बात को आपने जहन में रखना है। ठीक है भाई, सो ये 2019 के एमसीक्यूज हो गए। आई होप आपको कंप्लीट लॉजिक जो है वो समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल बताना, कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह उसको बताएंगे। तैयारी करते रहिए, देखते रहिए तलाश फेस एकेडमी। अल्लाह हाफिज।